अगर हमें कोवेरिएंस निकालना है तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मीन इनका 0 है तो कोवेरिएंस में मीन माइनस करेंगे तो डेटा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब कोवेरिएंस क्या हो गया, मल्टीप्लाई जेड मार्क्स क्रॉस जेड अटेंडेंस equals to this multiplied by this। अब यहां डॉलर लगाएंगे क्या, अभी केवल एक के लिए मल्टीप्लाई किया है, बाकी के लिए भी हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों को बदलना है। एंड देन ड्रैग इट। ओके, अब इस डेटा का मीन निकाल लेंगे तो दिस इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। जेट अटेंडेंस नहीं लिया हूं मैं, नहीं निकल रहा है। कारण क्या है कि आप लोगों ने यहां मीन एसडी तो निकाला, यहां पे मीन एसडी नहीं निकाला है, तब काहे नहीं आएगा। कहां पे है अटेंडेंस, यहाँ पे, इसको खींचिए तो पहले यहाँ का फार्मूला दिखाइए हमको, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करो ना, दिस वैल्यू माइनस ये मीन है, हाँ, इस पर डॉलर लगाए हो, एसडी ये है। अब इस डेटा का जब मीन तो यहाँ लिखे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ नहीं लिखे हो, तो कंप्यूटर जो है इस खाने को यहाँ पढ़ेगा तो 0 लिख देगा, एरर लिख देगा। तो यहां भी इसका एसडी निकाल लो ना, इसको पहले इंटर करो, इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दोगे तो उसका एसडी निकल जाएगा। इसके बाद इनको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो, हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि इसका एवरेज मांग लिया। एवरेज के लिए हमने वहां कमांड लिखा था, कुछ कमांड इसके बटन पे भी है, एवरेज। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका उतना सेलेक्ट करके एवरेज दे देगा। कितना आया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, 0.79। ठीक है, तो अब स्टेप्स देखिए हमने क्या क्या आपको बताया। पहले बताया कि दोनों वेरिएबल को क्या कर दीजिए, स्टैंडर्डाइज्ड कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या था कि स्टैंडर्डाइज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसका एवरेज निकाल लीजिए। लेकिन आपको यह भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब देखिए सेम रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वल्स टू कोरेल इक्वल्स टू COR, तो नीचे आएगा कोरेल, आप इसे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये आपसे दो चीज पूछेगा कि पहले का डेटा बताओ, दूसरे का डेटा बताओ। ठीक, तो हमारा डेटा अब आप चाहे ये पहला दूसरा दे सकते हो या ये पहला दूसरा दे सकते हो, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां क्लिक किया, माउस को यहां तक लाया, पहला डेटा दे दिया, देन कॉमा, फिर इसको लाया, दोनों डेटा मैंने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स ऑल।
आप इंटर कर दीजिए, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने दो तरीके आपको बताए, एक तो आप अपने से लर्निंग डेवलप करिए, दूसरा है कि केवल मैजिक नंबर ले लीजिए। ठीक है, ओके। एसपीएसएस में आप जाओगे तो एसपीएसएस के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो आप वहां पे सब कर पाओ, तो वो केवल सिंटेक्स वाला ही रिजल्ट देगा। आप कहोगे कोरिलेशन, वो कहेगा ये नंबर लो। ठीक है, ओके। स्कैटर डायग्राम, कैसे स्कैटर डायग्राम? अभी तक क्या हुआ कि क्या मिला हम लोगों को? हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू का स्क्वायर निकाल देंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस पावर 2, 63%। ठीक है, अब जरा सा इस पे कुछ कहानी लिख लीजिए, नोट डाउन। We saw that the coefficient of correlation between marks and attendance was 0.79. A good positive relation in terms of linearity, ब्रैकेट में लिखिए, बट वी डू नॉट विजुअलाइज द स्कैटर डायग्राम। पता नहीं क्या होगा स्कैटर डायग्राम में, हम वैल्यू के आधार पे कह रहे हैं। if we say like this, if we say like this, it is a descriptive correlation coefficient. It is a descriptive correlation coefficient. If our data is a random sample of students of a defined population, then a question arises. Can we say that the similar relationship exists in population? To answer this question, we go for hypothesis testing. Hypothesis testing. Hypothesis test. ठीक है? And we define a null hypothesis and find a suitable test formula
and on the basis of significant value, we will draw inference regarding the relationship. इतनी जो बातें आपने लिखी, इसमें कहीं आपको कोई कंफ्यूजन जिस पे कि आप चर्चा करना चाहते हो, या मैं आगे बढ़ूं? कोरिलेशन का जो फॉर्मूला लिखे वो समझ में नहीं आ रहा। 0.7948 वाला कैसे आया वो समझ नहीं आया। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, वो फार्मूला एक्सेल का फार्मूला कि कैसे कैलकुलेट किया था हमने? इक्वल टू COR, बस टाइप करो इक्वल टू के बाद, तो उसके बाद सर मार्क्स का टोटल फर्स्ट टू लेकर लास्ट तक, हाँ, कॉमा कॉमा, नीचे उसका कोच पढ़ो ना, कोच कहता है कॉमा लगाओ, ठीक है, कॉमा सेकंड का, बस। 0.63 कैसे आया? कौन सा है? 0.63 वाला जो डेटा है इसी का स्क्वायर, इसे कहते हैं R स्क्वायर, फर्स्ट वन का स्क्वायर है। किसमें आना नहीं चाहिए, कोई वैल्यू इधर उधर मिस हो गई होगी आपके डेटा में। सर ये इसका फॉर्मूला, ये 0 1 आ रहा है ना, तो क्या दिक्कत है? आने तो आएगा ही। ये दूसरे वो तो ये इस डेटा को बदल रहे हो ना, अटेंडेंस। अच्छा, ये हटाओगे, ये असल में वो क्या है ना, इस पे फार्मूला पहला लिखे थे, जब आपने कॉपी पेस्ट किया तो वो इसको ले रहा होगा। इसमें तो हम लोग वेरिएंस निकालने के लिए ना किए थे, इसको मिटा दो, सही हो जाएगा। ये यहाँ पे आप यहाँ करो ना, यहाँ पे ये इसको पढ़ रहा होगा, डेटा ये पढ़ना है उसको, तो ये चूंकि बगल में ये कॉलम है तो वो ये फार्मूला उस कॉलम पे अप्लाई कर दे रहा है। इसको हटा दें। हाँ, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे क्लिक करके कॉलम डिलीट कर दो। हाँ, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, किसी को कोई कंफ्यूजन उस स्टेटमेंट में? हाँ, कुछ भी नहीं है तो मैं पूछता हूं, बताइए, व्हाट विल बी द नल हाइपोथेसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम? There is? Okay. What will be the test formula? किसी को याद है? हमको याद नहीं है। MSc बायो PhD टी टेस्ट का फार्मूला, कोरिलेशन के लिए जो टी टेस्ट है उसका फार्मूला क्या है? गूगल में डालिए, R-0 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ R, यही फार्मूला है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ R कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताइए, आगे लिखिए। पहली बात कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है? एज्यूम करते हैं हम कि दो कोई मुझे रिसर्च करना है कि भगवान है कि नहीं, तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नहीं, प्रूव कहाँ करना है? हमको प्रूव नहीं करना है। हाँ, मेरे रिसर्च क्वेश्चन है एक, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो गॉड में एग्जिस्ट, गॉड में नॉट एग्जिस्ट। गॉड, so what is the literal meaning of null hypothesis? Any claim about the property of population in which you can prove that I was neutral, that is null. अगर मैं कहूं कि नल में कि भगवान है, तो लोग हमसे पूछेंगे कि प्रूफ दिखाओ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये नल नहीं हो सकता।
हाँ, अगर मैंने कह दिया कि भगवान नहीं है, बस कोई प्रूफ ही नहीं मांगेगा. इट डज नॉट मीन दैट नॉट इज नल. ये भी एक कंफ्यूजन है. इट डज नॉट मीन दैट नॉट इज नल. फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप लोग बायोस्टैटिस्टिक्स की किताब पढ़े हो तो एक और एग्जाम्पल है काफी कोर्ट का. सपोज करो कि मैं कहीं जा रहा था, पुलिस मुझे पकड़ ली किसी कंफ्यूजन में और मुझे जज के सामने पेश किया गया. जज ने नल हाइपोथेसिस बनानी है हमारे कैरेक्टर पे. देयर आर टू ऑप्शंस, पर्सन इज नॉट इनोसेंट, पर्सन इज इनोसेंट. सो ही विल चूज anyone as his null hypothesis. So what he will choose? Person is innocent. Now suppose that person was not me. That was Dawood Ibrahim. Okay? Now what will be the null hypothesis? Again, person is not innocent. Okay? Because he has to put himself as neutral. Now you reject this one, then a new theory will arise. So always your research questions are alternative hypothesis. Okay? What you want to find new. And the contrast is proven thing. कहीं ना कहीं लिटरेचर में प्रूव किया जा चुका है जो चीज, दैट इज नल हाइपोथेसिस. एंड यू हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट टू गेट न्यू थियरीज. सिंस देयर इज नो आइडिया ऑफ वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट, देन आवर नल हाइपोथेसिस विल बी R is equals to 0. Neutral case. Now if I reject this one, then we say that there is a relationship. Okay? How to reject? So we use certain formula by the help of statistical tools, and that formula is called t-test for correlation coefficient. And any hypothesis formula has a very simple logic. What is the logic? Logic is that जिसकी वैल्यू का आपको p वैल्यू चाहिए, दैट वैल्यू माइनस, हमको किस वैल्यू का p वैल्यू चाहिए? 0.79 का. ठीक है? R फ्रॉम डेटा. अब लिखो R फ्रॉम डेटा. डेटा से जो R की वैल्यू मिली माइनस R इन नल. ठीक है? नल में भी कोई R मानोगे ना कि कोरिलेशन कोफिशिएंट दिस मच. ठीक है? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ R इन डेटा. ठीक है? इसी तरह से अगर मीन का आपको p वैल्यू निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? सैंपल मीन माइनस मीन इन नल डिवाइडेड बाय. सो इट इज जनरल लॉजिक. कभी इनका नाम T हो जाता है, कभी इनका नाम Z हो जाता है, कभी इनका नाम काई हो जाता है, कभी इनका नाम F हो जाता है. ये सब डिपेंड करता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक पर या डेटा के टाइप पर या क्या चीज आपने कैलकुलेट किया है. ठीक है? R को टेस्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया गया वो T हुआ. ठीक है? तो हमको एक पॉइंट तो मिल गया 0.79. ठीक है? और R इन नल क्या हो गया? 0. तो न्यूमिनेटर निकल गया हमारा. अब डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल R. कौन सा R? सैंपल R. इसके लिए एक फार्मूला होगा. ठीक है? और वो शायद होता है, क्या है मिला जी? अरे कहे गूगल में खोजो. 1 माइनस R स्क्वायर, 1 माइनस R स्क्वायर
डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस रूट SQRT n-2 बस ना, पूरा रूट में है। ओके यहां देखिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है, इसलिए ये एडिटर मोड में चल रहा है, कैलकुलेट नहीं करेगा, खाली लिख के दिखाएगा। ठीक, अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? पहला है एक में से आर स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, आर स्क्वायर हमने कहां लिखा है? यहां लिखा है। ठीक है, तो किसी भी खाली जगह पर एक कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां पे इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, इतनी चीज कैलकुलेट करके ये दे देगा। ठीक है, इंटर। अब n-2 की वैल्यू यहां रख दीजिए और तीसरे में कहिए कि इसमें इसका भाग दे दो। n-2 कितना है? तो n हमारा कितना था शायद 54, नहीं सॉरी 50, एक तो लाइन नंबर है 50, तो 50 माइनस 2 48। अच्छा, अब हम लोग अपने डेटा को सैंपल डेटा मान रहे हैं कि पॉपुलेशन डेटा? सैंपल डेटा 48, क्योंकि हम इसलिए याद दिलाए कि अभी आपको एक कॉन्सेप्ट हम और देने की कोशिश करेंगे, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। 48। ओके, तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे कहें कि इसमें इसका डिवाइड कर दो, ये सारा आप एक ही जगह कर सकते थे। ये निकल गया। अब क्या कर दिया जाए? ये स्क्वायर रूट, तो आप चाहे पावर में 0.5 करो या SQRT लिख दो, दोनों एक ही काम करेंगे। तो क्या मिल गया? क्या स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर मिल गया। तो अब हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। t यहां पे मैं लिख रहा हूं t इक्वल्स टू क्या? r माइनस 0 मीन्स 0.794। सॉरी, यहां पे इक्वल टू लिखें, ये r की वैल्यू है, नल में r की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय क्या? स्टैंडर्ड एरर ऑफ r। ये कहां निकाला आपने? ये। ठीक है, कितना आया? तो कैलकुलेट तो हो गया अब, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है? PO5। एक आजकल लिटरेचर में आ रहा है कि मेडिकल जर्नल्स आर डोमिनेटेड बाय PO5, मीन्स सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम है कि बस, चाहे जो हो 0.5 से कम आ जाए भगवान बस ठीक है। ठीक है, तो आइए अब उसको खोजा जाए। क्या? पी वैल्यू इसका कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई? 9 पॉइंट समथिंग, टी की। टी जो नाम है यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कहेंगे कि हमको इस वैल्यू से अलग वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। किस वैल्यू से अलग वैल्यू? क्योंकि अगर हम दूसरा सैंपल लेंगे तो हो सकता है आर बदल जाए, आर बदल जाएगा तो टी भी बदल जाएगा। तीसरी बार हम सैंपल लेकर के वही आर कैलकुलेट करें तो हो सकता है बदल जाए।
तो अगर हमको कोई ऐसा टूल मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो हमें ये बता दे कि मैं बार बार 50 लोगों का सैंपल लेके आर कैलकुलेट करूं, तो इस आर से अलग आर आने की संभावना कितनी है, दैट इज कॉल्ड पी वैल्यू. हाँ, इफ दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, तो हम कहेंगे कि यही रिजल्ट हमें बार बार मिलेगा, मीन्स कोरिलेशन है. लेकिन अगर इससे अलग रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, इट मीन्स वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस ऑब्जर्वेशन. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट पी वैल्यू. तो इसके लिए आप यहां पे पी वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, आपको उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखना पड़ेगा. कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? टी. तो यहां लिखिए टी. अब आप नीचे पढ़ोगे तो मिलेगा टी डिस्ट, मतलब टी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आप इसमें से टी डिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए. अब देखिए, ये नीचे आपसे कुछ पूछेगा. पहले पूछेगा एक्स, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? उस टी वैल्यू की. तो हम क्या करेंगे, वहां पर वो वैल्यू दे देंगे. दूसरा पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 रख देंगे. तीसरा पूछेगा कुमुलेटिव. ठीक है, आप इसे s कर देंगे. अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन जानना होगा तो आप पूछिएगा तो बताएंगे, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो मतलब हम इसलिए आपको ये बताना चाह रहे हैं ताकि आपको लगे कि ये एसपीएसएस जो नंबर देता है कहीं भगवान के यहां से ला करके नहीं देता है. वो नंबर आप भी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो टी, वेयर इज अवर टी? दिस वन वैल्यू हो गया, कॉमा डीएफ 48, कॉमा ट्रू, एंड ब्रैकेट बंद. ये शायद मैं, ठीक है, हमें लगता है इसमें एक टू टेल भी है शायद ना. हाँ, असल में ये नए वाले में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं. टी डिस्ट टू टेल्स, ये क्या है? रिटर्न्स द टू टेल स्टूडेंट टी. ओके, ये आपको लेना था. टी डिस्ट डॉट, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये इज इक्वल्स टू, ठीक है, हो गया. टू मेनी आर्गू, इसमें कम आर्गूमेंट है क्या? इसमें क्युमुलेटिव नहीं होगा, इसमें केवल 2 ही आर्गूमेंट मांगेगा. ये आया, पी वैल्यू काम लायक मिल गया. छोटी है कि बड़ी है? मतलब कि इस रिजल्ट से अलग रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है. इट मीन्स जो हमने अपने सैंपल में पाया है दैट इज एग्जिस्टिंग, मीन्स देयर इज रिलेशन. और एच नॉट में आपने क्या कहा था? रिजेक्ट दैट वन. ओके, अब अगर आप एसपीएसएस से ये काम कहोगे करने को तो वो भी यही चीज निकाल करके आपको देगा. तो चला जाए एसपीएसएस पे. अच्छा, खाना भी खाना है क्या आप लोगों को? कुछ लोगों की नजर घड़ी पे गई तो मुझे लगा कि हाँ हाँ आते हैं.
अभी 10 हमसे 2 बजे कहा गया है, अभी 10 मिनट है, तो इतने में तो SPSS काम खत्म कर देगा। मतलब जो कोई हमसे SPSS पढ़ाने को कहता है तो मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है कि क्या पढ़ाया जाए SPSS में। कुछ पढ़ाने के लिए है ही नहीं है, पढ़ाने के लिए तो है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इस पे जितना भी हमारा डेटा था, हाँ, लेकिन हम लोगों ने स्कैटर डायग्राम नहीं बनाया ना, स्कैटर डायग्राम। ओके, तो 2 मिनट में इसको भी कर लेते हैं। आप एक काम करें कि अपना ये जो कर्सर है इस डेटा एरिया से थोड़ा दूर रखें, ठीक है? कर्सर अपना डेटा एरिया से दूर रखें। इसके बाद जाएं इंसर्ट पे, इंसर्ट। ओके, इंसर्ट में आपको मिलेगा चार्ट। चार्ट दिख रहा है, ठीक है? इसमें से जितने फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बीच आपको डिफरेंस पता है क्या? फर्स्ट वन, बार डायग्राम। ये कब बनाना चाहिए? यूनिवेरिएट। एंड फॉर व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? डाइकोटोमस नहीं रहेगा तो जरा आओ भाई, जरा एक स्लाइड और दिखाओ, एक स्लाइड और दिखाओ तो फिर पता चले। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के इमेज तो दिमाग में है ना, दोनों की। वही नीचे एक जो सुबह में खोला था। इन फिगर्स के नाम बताएं। दोनों बार हैं कि एक बार है? एक बार है, एक हिस्टो है। दोनों हिस्टो हैं। फर्स्ट इज बार, सेकंड वन इज, बस यही चीजें आपको समझनी है। ओके, नाउ मीनिंग हिस्टोग्राम इन हिंदी, आयत चित्र, फिगर मेड बाय rectangles are called what? Histogram. Now can you name first one that is not made by rectangle? Figure is not made by rectangle. I'm not saying that one. Do you feel that the figure is made by rectangle or not? This is the question. And second figure is also made by? I'm not sure. But you people may say that both are rectangles. Okay. Now, how many rectangles are in second figure? Any figure is a rectangle, then it will have its area. Okay? So what is area of the first rectangle of first figure? You can calculate, okay? What is area of first rectangle of first figure? You can't calculate because there is no measurement here. Okay? Clear? Now, this figure is made by the data like this. Okay? And the second figure is made by the data like this. Means
histogram used two axes, one for data, another for frequency, and bar diagram use only one axis. Data are not shown on the axis because why? Because you can't say that I will write general here, I will write OBC here, because they are not comparable quality data. So bar diagrams are made for quality data and histogram is made for quantity data. But it is unidimensional, एक वेरिएबल के लिए. हमें बनाना है. So the first one is bar diagram. So इसका यूज हमेशा हम किसके लिए करेंगे? क्वालिटी डेटा के लिए. सेकेंड वन इज लाइन डायग्राम, उसके नीचे. अगेन इट इज अ डायग्राम यूज्ड फॉर क्वालिटी डेटा. Okay, so if you are having so many quality variables of similar type and you want to show all in one, you can go for line diagram. Otherwise, some people use it as temporal data, used for temporal data, values which are varying with time. Line diagram. The third one is pie chart. Again, it is for quality data. The next one, I think the last dot one, and Excel never makes histogram. Excel histogram नहीं बनाता. Excel bar diagram बनाता है, and you have to follow a trick to convert into histogram. सर नमस्कार. आइए सर. ओके. तो अगर आपको स्केटर्ड बनाना है तो स्केटर इज द टू डायमेंशनल डायग्राम. एक पे एक्स का भी डेटा रहेगा और एक पे वाई का भी रहेगा, और हो सकता है कि ये थ्री डायमेंशनल हो जाए अगर आपके पेयर रिपीट हो रहे हैं. अगर आपका एक ही पेयर कई बार आ गया तो वो डॉट ऊपर बढ़ेगा, तो एक तीसरा डायमेंशन क्रिएट करता है. ठीक है. अब बनाने के लिए एक्सेल में आपको बस जाना है, चूज कर लेना है, एंड ये आप सर्कल सेलेक्ट कर लो, कोई एक फिगर. अब आप ये चार्ट एरिया आपको मिलेगा. चार्ट एरिया पे राइट क्लिक करो, सेलेक्ट डेटा. देयर विल बी सेलेक्ट डेटा. कुछ लोगों का चार्ट बन के आ गया होगा जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया होगा. मैंने कहा था कि आप इसको सेलेक्ट करते समय अपना कर्सर डाटा एरिया से थोड़ा दूर रखिएगा. अगर आप डाटा एरिया में रखेंगे तो वो अपने से रीड कर लेगा डेटा आपका. हो सकता है कि ट्रूली रीड ना करे. Then we have to click add. Now it will ask which value will be on x-axis and which value will be on y-axis. Okay? So you go in axis x and you put marks. Now you go on axis y. If anything is written, delete it by backspace. And y. Okay? And okay. अब ओके करने के बाद थोड़ा रुकिएगा. एक्चुअली एक्सेल वर्क्स ऑन हाइड्स रो. हमारा डेटा तो हाइड है ना बीच में. कैलकुलेशन तो वो सब पे कर देगा, लेकिन जब आप पिक्चर बनाओगे, फोटो बनाओगे, दैट टाइम वो हाइड सेल को रीड नहीं करता है. तो ये नीचे एक मैसेज आ रहा है, हिडन एंड एम्प्टी सेल. आप इसे क्लिक कर दो. आफ्टर दैट वो रीड कर लेगा.
कंटेंट डाटा पॉइंट्स, देखिए क्या करता है ये, एंड ओके, लेकिन 3 ही लिया। अभी इसमें कुछ देखना पड़ेगा, ये नए वर्जन में चेंज सेलेक्ट डेटा, या हम पहले अनसेलेक्ट ही कर दें इनको, जितना देर हम मेहनत करेंगे। ये भी आप सीख लो कैसे अनसेलेक्ट करें, अनहाइड करेंगे। लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 50 तक हाइड है, ठीक है। अगर हमें अनहाइड करना है तो क्या करेंगे, लाइन नंबर 3 पे क्लिक किया, लाइन नंबर 51 पे क्लिक किया, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनहाइड किया, मेरा पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। और अगेन हमारा चार्ट एरिया कहाँ गया, इंसर्ट and this, again this, right click, select data, add x value, marks, ये तो स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स है, आप चाहो तो स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स भी दे सकते हैं। अटेंडेंस एंड ओके। This is the scatter diagram. Okay. Now the question is, the correlation coefficient was 0.8 approximately, and my dots are looking like this. So can we say by figure and by value, the linear relationship is present there or not? We can say safely. So how we verify with data a scatter diagram? Suppose this is a scatter diagram. If we draw a straight line between the dots and we feel that this straight line can divide the dots upper portion and lower portion in similar numbers, then we can say linearity is there. Okay. Otherwise, suppose a scatter diagram is going like that, this. Now when we devise a straight line, imaginary straight line, no points will be on this side, and same more point will be this side. In that case, we say there is no linearity. तो फिगर से लिनियरिटी जानने का तरीका यही है कि आप एक काल्पनिक लाइन इसके अंदर सोचो, और सोचो कि क्या इस लाइन से डॉट्स हमारे दोनों साइड में बराबर बराबर आ जाएंगे। अगर आ जाते हैं, then you can say there is linearity.